तब नोएल सोचती है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, और तब उसे फिर से अपनी माँ की याद आती है और वो सोचती है मैं इतनी जल्दी सिचुएशन को जीतने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी उस डेविल को हराकर अपनी माँ का बदला नहीं ले पाऊंगी। अब तक हमने देखा रेंडल और लियो मिलकर उस स्पाइडर के साथ लड़ रहे होते हैं, तब बाकी ब्लैक बुल्स भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सभी लोग मिलकर उस स्पाइडर को हरा देते हैं और उसके बाद हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हैं। और अब गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सब 134 है और 135 एपिसोड है वो फिलर एपिसोड्स हैं, तो हम डायरेक्टली एपिसोड नंबर 136 को कंटिन्यू करेंगे। तब हम यहाँ देखते हैं सी टेम्पल में एक लड़ाई चल रही होती है। तब कहानो के फादर कहते हैं कहानो और कियाटो तुम्हें यहाँ से जाना होगा और ऊपर जाके मैजिक नाइट्स को नीचे बुलाना होगा। और तब कियाटो और कहानो वहाँ से चले जाते हैं। तब हमें बताया जाता है रोकवे हमेशा गर्म ही रहता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन के अंडर आता है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है और इसके अलावा ये वाटर मैजिक यूजर्स के लिए भी एक्सीलेंट ट्रेनिंग ग्राउंड है। तभी हम यहाँ देखते हैं नोवेल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और थक कर सोचती है मैं अब 2 भवंडर बना सकती हूँ, पर मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझे दोनों को मैजिक सप्लाई करते रहना है। और तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है जिसे सुनकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। और तभी हम देखते हैं आस्था के चीखने की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है। तब फिनरल पूरी तरह से थक जाता है और कहता है आखिरकार हम लोग इस तरह क्यों भाग रहे हैं, क्या हम मैजिक से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तब मैग्ना कहता है हम लोग ये ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैप्टन यामी और आस्था भी यही करते हैं और देखो इसी की वजह से वो उस डेविल के सामने टिक पाए थे, तो इसलिए जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारी बॉडी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मैजिक होगा। तब आस्था कहता है चलो फिनरल ट्रेनिंग करो और देखना तुम एक दिन कैप्टन यामी से भी आगे निकल जाओगे। और तभी हम देखते हैं आस्था जोरा के एक ट्रैप पर पैर रख देता है, जिस वजह से आस्था फिनरल और मैग्ना एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तब मैग्ना कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तब जोरा कहता है मैं खुद के मैजिक को ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें अपने मैजिक को ट्रेन करना है तो तुम्हें उसे अच्छे से यूज करना आना चाहिए, और वैसे भी मैंने ये स्क्वाड तुमसे दोस्ती करने के लिए ज्वाइन नहीं की है। और तब हम देखते हैं लक उनके ऊपर मिट्टी फेंकने लगता है ताकि वो उन्हें वहीं दफना सके। तब हम यहाँ देखते हैं वेनिसा और ग्रे योगा कर रही होती है। तब वेनिसा सोचती है मैंने चामी का खाना खाकर अपना बहुत वेट बढ़ा लिया, तो इसलिए अब मुझे योगा करके इस वेट को कम करना होगा। और यहाँ हम देखते हैं गोश और गोल्डन आपस में मसल्स को ट्रेन करने की बात कर रहे होते हैं और हेनरी और नैरो मिलकर बियर सर्व कर रहे होते हैं। तब कैप्टन यामी नैरो से पूछते हैं क्या तुम बाकियों की तरह ट्रेनिंग नहीं करने वाली। पर हम देखते हैं नैरो उन्हें इग्नोर कर देती है। तब चामी सबको खाने के लिए बुला लेती है और तब हम देखते हैं खाना खाने के बाद नोवेल को फिर से वही साउंड सुनाई देती है और नोवेल उसे सुनते सुनते बीच पर चली जाती है। तब आस्था उसके पास आकर पूछता है क्या आखिरकार कुछ हुआ है। तब नोवेल कहती है क्या तुम्हें कोई अजीब सी आवाज आ रही है। पर तभी हम देखते हैं अचानक से कियाटो और कहानो उनके सामने आ जाते हैं। तब नोवेल कहती है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब कहानो कहती है ये बात तो मैं पूछना चाहती हूँ, पर अच्छा है तुम लोग हमें यही मिल गए क्योंकि हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्या अंडर वाटर टेम्पल में कुछ हुआ है। हमें अंडर वाटर टेम्पल में तुम्हारी जरूरत है। और तभी हम देखते हैं वो सभी लोग अंडर वाटर टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। तब कहोनो कहती है हम पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है जो कि शायद इस सी का गार्डियन है और वो बहुत टाइम से यही है और लोग उन्हें सी गॉड का सेवक मानते हैं। तो नोएल कहती है पर अगर ये भगवान का भेजा हुआ गार्डियन है तो इसने तुम पर क्यों हमला किया। तब हाई प्रीस्ट कहते हैं किसी चीज ने अंडर वाटर मैजिक को डिस्टर्ब कर दिया है, जिस वजह से आसपास के कुछ क्रिएचर्स थोड़े वायलेंट हो गए थे, जिस वजह से मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और मुझे पता चला कि अंडर वाटर टेम्पल के साउथ में एक प्लेस है जिसे वॉइड ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है और वहाँ पर एक गार्डियन रहता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है और सब कुछ तबाह करने वाला है। चाहे मुझे मैजिक की डिस्टर्बेंस के कारण साफ साफ दिखाई नहीं दिया था, पर मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर कोई ना कोई गार्डियन जरूर है और ये मैजिकल डिस्टर्बेंस इसी गार्डियन के गुस्से की वजह से है। हमारे यहाँ के लोगों ने अपने सॉन्ग और डांस से उस गार्डियन को शांत करने की कोशिश की है और वो सभी लोग हमें बचाते बचाते जख्मी हो गए हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग किहानो और कियाटो को बचाते हुए सेफली द वॉइड ऑफ नो रिटर्न में पहुंचा दें। तो कैप्टन यामी कहते हैं हम अभी बहुत बिजी हैं क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो फिनरल कहता है ये पूरी तरह से बकवास है, आप तो बस पूरा दिन दारू पी रहे थे।
तब हाई प्रीस्ट कहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ब्लैक बुल्स कितने पावरफुल हैं और इस बात का प्रूफ आपने हमें पिछली लड़ाई में ही दे दिया था और ऊपर से आप लोग बिल्कुल सेफली अंडर वाटर टेम्पल भी पहुँच गए थे क्योंकि आपके पास सी गॉडेस प्रोटेक्शन है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ये शायद तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा पर क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे हमें ये पता चले कि इनके नाच गाने की वजह से वो गार्डियन शांत हो जाएगा? तब कियाटो कहता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, किंगडम को बचाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और अगर तुम्हारा रिजॉल्व इतना ही वीक है तो मैं अपने स्क्वाड मेंबर्स को तुम्हें नहीं दे सकता। तब नोएल कहती है, तो आप ये जानना चाहते हैं ना कि हम इस नाच गाने से उस गार्डियन को शांत करवा भी सकते हैं या नहीं? और सोचती है, हो सकता है जिस मैजिक के कारण यहाँ पर डिस्टरबेंस हुई है वो किसी डेविल का काम हो। और कहती है, एक मैजिक नाइट होने के तौर पर हमें लोगों को बचाना है तो इसलिए मैं इन लोगों को वहाँ तक सेफली ले जाऊंगी। जिसे सुनकर कियाटो और किहानो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब कियाटो कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि हम उस गार्डियन को जरूर शांत कर लेंगे। तब काहोनो कहती है, हमने दिन रात सी गार्डियन को खुश करने की प्रैक्टिस की है तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो गार्डियन हमारी प्रेयर सुन ले। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अब तुम्हारे इस जोश से काम चल जाएगा तो नोएल तुम अब मुझे कन्विंस करो कि आखिरकार ये काम करेगा कैसे। तब नोएल कहती है, मेरे पास एक आइडिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पसंद आने वाला है। तब हम देखते हैं नोएल काहानो और कियाटो को लेकर द वॉइड ऑफ नो रिटर्न के अंदर जा रही होती है। तब काहानो कहती है, इसे द वॉइड ऑफ नो रिटर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई क्रिएचर इसके अंदर चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। तब कियाटो कहता है, मुझे बचपन में द वॉइड ऑफ नो रिटर्न और सी गार्डियन की कहानियाँ सुनाई जाती थी। तब हमें कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन यामी नोएल से उसका प्लान पूछते हैं। तब नोएल कहती है, मैं सी ड्रैगन क्रेडल का एक छोटा और मोर पावरफुल वर्जन बनाऊंगी जिस वजह से मैं कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तब कैप्टन यामी कहते हैं, पहले तो तुम्हारे पास कहानो और कियाटो ही हैं और अब तुम्हें एक और पर्सन चाहिए पर आखिरकार मुझे किसे भेजना चाहिए? और तब हम देखते हैं आस्था वहाँ जाने की बात करता है और बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है। तब लक कहता है, तो चलो फिर अब जाकर गार्डियन को मारा जाए क्योंकि मुझे जाकर देखना है कि आखिरकार वो गार्डियन कितना स्ट्रॉन्ग है। तब गोश कहता है, तो चलो अब इस बेकार सी चीज को खत्म किया जाए ताकि मैं जल्दी से मैरी के पास जा सकूं। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम इस टाइम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? तब कैप्टन यामी कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम में से किसी को नहीं भेजने वाला और ना ही आस्था तुम यहाँ से जा रहे हो। तब आस्था कहता है, क्या आप मुझे इसलिए नहीं भेज रहे हो क्योंकि मैं तैर नहीं सकता? तब कैप्टन यामी कहते हैं, ये तो तुमने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, अब तो तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। तो फिनरल अब तुम इनके साथ जाओगे और अगर जरूरत पड़े तो इन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दे देना। और नोएल तुमने इसे करने का डिसाइड किया है तो इसलिए इस मिशन को जरूर पूरा करना। और तब हम देखते हैं फिनरल और नोएल इस बात के लिए मान जाते हैं और यहाँ वो सभी लोग नोएल के बबल में उस वाइट के अंदर जा रहे होते हैं। तब नोएल सोचती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिक है तो इसलिए अगर मेरा ध्यान थोड़ा सा भी भटका तो हम लोग मारे जाएंगे। और तभी हम देखते हैं उनके ऊपर कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। तब नोएल कहती है, आखिरकार ये कौन है? तब कियाटो कहता है, हम भी इन्हें पहली बारी देख रहे हैं। और तब हम देखते हैं कहानो अपने मैजिक से उन्हें शांत करती है और कहती है, लगता है यहाँ की नॉर्मल फिशेस पावरफुल मैजिक के कारण इवॉल्व होकर मोन्स्टर्स में कन्वर्ट हो गई हैं। और तभी हम देखते हैं उनके ऊपर और भी मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। तब फिनरल कहता है, अब हमें बिना रुके आगे बढ़ना होगा। और तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर्स नोएल के बबल में छेद कर देते हैं। तब कहानो और कियाटो कहते हैं, नोएल इन सबको हम पर छोड़ दो। और तब वो दोनों उस बबल से बाहर चले जाते हैं और इकट्ठे मिलकर उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तब फिनरल कहता है, नोएल अब आखिरकार हम क्या करें? तब नोएल सोचती है, आखिरकार अब मैं ये क्या कर रही हूँ? मुझे तो कहानो और कियाटो को बचाना चाहिए था पर वो तो मुझे बचा रहे हैं और मैं बस चुपचाप इन्हें लड़ते हुए देख रही हूँ। और तब फिनरल नोएल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब नोएल कहती है, क्या तुम पागल हो? अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम इस समुद्र में बिना किसी प्रोटेक्शन के रह जाओगे। तब फिनरल कहता है, चिंता मत करो और मैं वादा करता हूँ कि मैं इन दोनों को वापस लेकर टेम्पल पहुँच जाऊंगा। तब नोएल कहती है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब फिनरल कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे कैप्टन ने मुझे क्या कहा था कि अगर मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हट सकता और वैसे भी मैं किसी लड़की को ऐसी खतरनाक जगह पर रहने नहीं दे सकता। और तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर नोएल बबल को फाड़ देते हैं जिस वजह से नोएल और फिनरल अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर आकर काहोनो का मास्क हटा देता है और यहाँ फिनरल को सांस नहीं आ रही होती। तब नोएल सोचती है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और तब उसे फिर से अपनी माँ की याद
याद आती है और वो सोचती है मैं इतनी जल्दी सिचुएशन को जीतने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी उस डेविल को हराकर अपनी माँ का बदला नहीं ले पाऊंगी। और तब उसे हर्ट किंगडम की क्वीन की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था स्पिरिट गार्डियंस नेचुरल मोना की मदद से अपनी पावर को बढ़ाते हैं, पर वो भी डेविल्स को हरा नहीं सकते। तो नोएल कहती है यहाँ चारों तरफ बहुत सारा नेचुरल मोना है, तो इसलिए अगर मैं किसी तरह इसे यूज कर पाई तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी हम देखते हैं नोएल अपने दोस्तों के आसपास बबल क्रिएट कर देती है और हम देखते हैं इन न्यू बबल्स को वो मॉन्स्टर्स तोड़ भी नहीं पा रहे होते। तब फिनरल सोचता है ये तो बहुत पावरफुल है और इनमें से एक को बनाने के लिए भी बहुत सारी पावर चाहिए, तो आखिरकार ये अकेले इतना सब कुछ कैसे कर पा रही है। तो कोहोनो कहती है ये तो सच में बहुत कमाल का है। मुझे हमेशा से पता था कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो नोएल। तो नोएल कहती है तुम्हें इस तरह मुसीबत में डालने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो चलो अब जब हम सुरक्षित हैं तो उस गार्डियन को ढूंढा जाए। और तभी हम देखते हैं उन्हें एक आवाज आती है जिसे सुनकर वो सारे मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं उनके सामने एक क्रैकर आ जाता है। तब कोहोनो कहती है क्रैकन इस सी का प्रोटेक्टर है और ये सी के सारे क्रिएचर्स को बचाता है। तब फिनरल कहता है तो इसका मतलब ये इस टाइम गार्डियन को बचा रहा है। और तभी हम देखते हैं जैसे ही वो क्रैकन उन लोगों पर हमला करने लगता है, फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उसके टेंटिकल को ब्लैक बुल्स के पास पहुंचा देता है और दूसरे टेंटिकल को उसी पर हमला करने के लिए यूज करता है। तभी हम देखते हैं वो क्रैकन ब्लैक इंक छोड़ता है, जिस वजह से उन्हें आसपास दिखना बंद हो जाता है और वो लोग मैजिक को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तभी हम देखते हैं नोएल अपने वॉल्करी आर्मर को एक्टिवेट कर लेती है और उस क्रैकन के हमले से बचते हुए उस पर हमला कर देती है। पर तब वो क्रैकन उसे अपने पास आने से रोक रहा होता है, पर नोएल फिर भी हार नहीं मान रही होती। पर तभी फिनरल नोएल को क्रैकन के सिर के पास पहुंचा देता है। तो नोएल सोचती है मुझे माफ कर देना, पर अब तुम्हें थोड़ी टाइम के लिए सोना होगा। और उसके सिर पर एक जोरदार हमला करती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं वो लोग एक खंडर में पहुंच जाते हैं। तो नोएल कहती है मुझे नहीं लगा था कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो फिनरल कहता है क्या यहाँ पर भी कोई रहता था? और तभी हम देखते हैं उन लोगों को बहुत ताकतवर मैजिक फील होता है और उनके सामने एक गार्डियन आ जाता है। तो नोएल कहती है इसका मैजिक तो बहुत ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो फिनरल कहता है क्या ये हमें डरा रहा है? और तब हम देखते हैं उस गार्डियन को शांत करवाने के लिए कियाटो और कहानो अपना नाच गाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं गार्डियन खुश होने लगता है और उसका बच्चा भी बाहर आ जाता है। तो फिनरल कहता है तो इसका मतलब गार्डियन बस अपने बच्चे को बचाना चाहता था, इसी वजह से वो इतना गुस्से में था। तो नोएल कहती है तो इसका मतलब जिनसे हम लड़े थे वो भी गार्डियन और उसके बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि जो मैं म्यूजिक सुन रही थी वो एक लोरी है जो कि तुम अपने बच्चे के लिए गा रही थी। और तभी हम देखते हैं वो गार्डियन जैसे ही नोएल को टच करती है तभी नोएल को अपनी माँ दिखाई देती है। तो नोएल कहती है क्या आप मेरी माँ को जानती थी? और तब हम देखते हैं गार्डियन के मैजिक की वजह से आसपास की सारी चीजें दोबारा से ठीक हो जाती हैं। और तब हम देखते हैं ये देखकर नोएल रोने लगती है। तो कियाटो कहता है क्या तुम ठीक हो? तो नोएल कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सोचती है लगता है मेरी माँ यहाँ आई थी, पर मैं कुछ ज्यादा स्लो थी, जिस वजह से मुझे यहाँ आने में काफी टाइम लग गया। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और तब हम देखते हैं कि हानो और कियाटो ब्लैक बुल्स का इन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तब आस्था कहता है अब तुम लोग भी सही सलामत वापिस चले जाओ और अपने ग्रैंडपा को हमारा हाय कहना। तो कियाटो कहता है जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम लोग हमें मिलने जरूर आना, तब मैं सी गॉडेस का बहुत अच्छे से वेलकम करूंगा। तो कोहोनो कहती है तो चलो फिर आस्था और नोएल हम लोग फिर से डबल डेट पर जाएंगे। जिसे सुनकर नोएल शर्माने लगती है, पर आस्था इस बात के लिए मान जाता है। तो यह फिनरल अपने आप को लड़कियों के बारे में सोचने से रोक रहा होता है। तो कैप्टन यामी कहते हैं तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया और मुझे खुशी है जो कभी कुछ नहीं करता था उसने आज खुद लड़ाई करने का डिसाइड किया। तो क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक बार क्या कहा था? तो फिनरल कहता है आपने कहा था कि मैं एक दिन अपने लड़ने का तरीका ढूंढ लूंगा और लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है, तो इसलिए अब मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो कैप्टन यामी कहते हैं तो अब तुम मुझे ये बताओ, तुमने उस ऑक्टोपस के टेंटिकल को हमारे पास जानबूझकर भेजा था ना? तो फिनरल उस बात के लिए माफी मांगने लगता है। तब हेनरी सभी को वापस बुलाता है और हम देखते हैं वो
सभी लोग खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। तो नोएल कहती है, आप बस देखती रहो मॉम कि मैं और ज्यादा कितना ताकतवर होने वाली हूँ। और इसने मेरी बहन को किडनैप किया है। जिन लोगों ने उससे किडनैप किया था वो लोग कह रहे थे कि वो इस किंगडम के स्केल को अंधेरे से दोबारा उजाले में ले आएंगे और उन्होंने मास्क भी पहन रखे थे। अब तक हमने देखा कैप्टन विलियम गोल्डन डॉन को एक मिशन पर भेजते हैं जहां इलेक्टोरा यूनो के साथ कंपटीशन करता है, पर वो फिर भी उसे हरा नहीं पाता है। और तब यहाँ कैप्टन विलियम इलेक्टोरा को एक लेसन सिखाने फिर से उन सभी को एक मिशन पर भेजते हैं जहां वो सभी लोग मिलकर अपने अपोनेंट को हरा देते हैं, जिस वजह से गोल्डन डॉन टीम में भाईचारा बढ़ जाता है। और अब आगे और तब हमें यहाँ द आई ऑफ मिडनाइट सन के हमले से पहले का एक विलेज दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुशहाल होता है, पर उनके हमले के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवार वालों को खो देते हैं, जिस वजह से उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा भर जाता है और वो सभी लोग अपने परिवार वालों की यादों को समेटकर दोबारा से विलेज को बसाने लगते हैं। तब यहाँ डॉक्टर डाजुको डेविल्स के बारे में बताती है और उन्हें ये भी पता चलता है कि मैजिक पार्लियामेंट ने आस्था को इन सभी चीजों का दोषी ठहराया होता है, जिसे सुनकर दाजू रोने लगती है। तब हम यहाँ देखते हैं विज़र्ड किंग डैमनाटिया को आस्था को 6 महीने के लिए फ्री रहने की परमिशन देने के लिए कहते हैं और डैमनाटिया इस बात के लिए मान जाता है। तब मैजिक पार्लियामेंट का उसका एक साथी कोआबे उसे कहता है, आखिरकार इसका मतलब क्या है? आस्था और वो नैरो डेविल के सर्वेंट्स हैं। आखिरकार हम उन्हें 6 महीने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? तब डैमनाटियो कहता है, इस टाइम मैजिक नाइट्स और हर्ट किंगडम के साथ कोऑपरेट करना ही समझदारी है, क्योंकि हमें उस पेड किंगडम और डेविल का सामना करना है और ये सब कुछ डिसाइड हो चुका है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी काम उस डेविल आस्था को खत्म करना है, क्योंकि द आई ऑफ मिडनाइट सन ने जो भी तबाही मचाई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आस्था है। उसकी वजह से ही मेरा नेफ्यू भी मरा है और अगर हम अपने किंगडम को बचाना चाहते हैं तो हमें उन्हें मारना ही होगा। तब डैमनाटियो उसे चुपचाप वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब वापस जाते हुए काव्य सोचता है, डैमनाटियो विज़र्ड किंग के इशारों पर नाच रहा है। इस टाइम हम उस डेविल को 6 मंथ के लिए नहीं छोड़ सकते। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे इस किंगडम को दोबारा से अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जाना ही होगा। और तब हम देखते हैं वो डॉक्टर और डाजू काव्य से मिलने आते हैं। तब डाजू कहती है, द आई ऑफ मिडनाइट सन के अटैक की वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है और ये सिर्फ मेरी फैमिली की बात नहीं है, बल्कि टाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, किंगडम में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ये सेम कंडीशन है। तब डॉक्टर कहती है, आपने सही कहा और हमें ये भी पता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो हम आपकी मदद चाहते हैं ताकि हम सारे विक्टिम्स के लिए रिवेंज ले सकें। आखिरकार तुम लोग करना क्या चाहते हो? तब डाजू कहती है, हम डेविल के सर्वेंट्स को खुद अपने हाथों से सजा देंगे। तब काव्य उनके प्लान को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं सारे मैजिक नाइट्स अपने अपने तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ आस्था और नोवेल भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं नोवेल रेस्ट करने के लिए अंदर चली जाती है, पर आस्था अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है। तब यहाँ घोष और फिनरल भी वापस आ चुके होते हैं और घोष मैरी से मिलने जाने से पहले नहाने चला जाता है। तब फिनरल कहता है, सिस्टर थेरेसा चर्च के काम से कहीं गई हुई हैं, तो इसलिए घोष उनके आने से पहले अपनी सिस्टर से मिलना चाहता है और वो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तब हम यहाँ देखते हैं मैरी और उसके दोस्त खेल रहे होते हैं। तभी कुछ लोग उस पर नजर रखे होते हैं और कहते हैं, ये है मैरी एटले, जो कि पहले नोबल के खानदान से बिलोंग करती थी, पर अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है और इसका बड़ा भाई पुराना क्रिमिनल है। द आई ऑफ मिडनाइट सन के अटैक में इस पर डेविल ने कब्जा कर लिया था, जिस वजह से इसने बहुत सारे लोगों को मारा है। चलो फिर इसे पकड़ लेते हैं, इससे पहले चर्च की वो बूढ़ी औरत वापिस आ जाए। और तभी हम देखते हैं मैरी बॉल लेने के लिए साइड में जाती है, जहाँ पर कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए वहाँ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं उसके दोस्त उसे बचाने वहाँ जाते हैं और कुछ और लोग भी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिस वजह से वो सिस्टर थेरेसा को इस बारे में बताने चले जाते हैं। पर हम देखते हैं सिस्टर थेरेसा के वहाँ ना होने की वजह से नेजी वहाँ आ जाता है और कहता है, आखिरकार तुम लोग कौन हो? तब वो पर्सन कहता है, हम लोग डेविल वैनिशर्स हैं। पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें मैरी को ले जाने कहीं नहीं दूंगा। और उन पर हमला कर देता है, पर वो लोग बच जाते हैं। और तब कुछ लोग उस पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और नेजी को उनमें से कोई भी मैजिक फील नहीं होता। और तब हम देखते हैं वो मैरी के दोस्तों को रोक लेते हैं और मैरी को पकड़ लेते हैं। तब एक लड़की कहती है, डेविल की सर्वेंट, अब तुम कहीं नहीं भाग सकती।
तब मैरी कहती है पर मैंने कुछ नहीं किया है। तब दूसरा पर्सन कहता है अब हम इस किंगडम में दोबारा से रोशनी जरूर लाएंगे। और तब हम देखते हैं सारे टाउन वाले मैरी को बचाने के लिए वहाँ आने लगते हैं, पर वो लोग मैरी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और मैरी अपने भाई को बचाने के लिए बुला रही होती है। और तब यहाँ घोष को भी कुछ महसूस होता है और उसे लगता है कि मैरी उसे बचाने के लिए बुला रही है। और बाहर हम देखते हैं आस्था अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर नैरो के बुलाने की वजह से वो गिनती को भूल जाता है और दोबारा से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं कुछ लोग और भी उसे पकड़ने वहाँ आए होते हैं। तब एक पर्सन कहता है इसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, पर ये फिर भी किसी वजह से मैजिक नाइट स्क्वाड को ज्वाइन कर पाया है। पर अभी के लिए ये बस एक डेविल का सर्वेंट है, तो हमें इसे किसी भी कीमत पर यहाँ से लेकर जाना ही होगा। और तब हम देखते हैं उनमें से एक पर्सन आकर उनके सामने बेहोश हो जाता है। तब आस्था और नैरो उसकी मदद करने के लिए वहाँ चले जाते हैं, पर तब वो पर्सन आस्था और नैरो की तरफ बेहोशी वाला पोशन फेंक देती है। तब एक पर्सन कहता है हम लोग तो यहाँ सिर्फ इस डेविल पोजेस लड़के को उठाने आए थे, पर हमें बोनस के तौर पर फॉरबिडन मैजिक यूज करने वाली लड़की भी मिल गई है और इसके ये सिंह इस बात का प्रूफ है कि इसने फॉरबिडन मैजिक को यूज किया है। और तब वो पर्सन जैसे ही आस्था को पकड़ने जाता है, तब हम देखते हैं आस्था उसका हाथ पकड़ लेता है और पोशन की वजह से नैरो और आस्था अपने होशो आवाज में नहीं रह पा रहे होते। पर तभी वहाँ नोएल आ जाती है और कहती है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आस्था और नैरो को यही छोड़ दो। और यहाँ हम देखते हैं नैरो आस्था का ट्रैकिंग वाला ब्रेसलेट खोल देती है और उसे अपने पास रख लेती है। और तब हम देखते हैं वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और नोवेल जैसे ही उन पर हमला करने लगती है, एक लड़की नोवेल के हाथ से उसकी छड़ी नीचे गिरा देती है और वो लोग नोवेल की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं नोवेल अपनी वॉरकरी आर्मर को एक्टिवेट कर लेती है और उनका पीछा करते हुए उन पर हमला कर देती है, जिस वजह से आस्था नीचे गिर जाता है। और तब वो लोग आस्था को वही छोड़ने का डिसाइड करते हैं और नैरो को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब नोवेल कहती है आखिरकार तुम लोग हो कौन? तब एक लड़की कहती है हम लोग डेविल वेनिशर्स हैं और यहाँ पर हम डेविल को खत्म करने के लिए आए हैं। पर तभी हम देखते हैं नोवेल को उनका मैजिक फील होना बंद हो जाता है और यहाँ गोश और फिनरल भी चर्च पहुँच चुके होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि मैरी को अगवा कर लिया गया है। और यहाँ आस्था भी होश में नहीं आ रहा होता। तब हम देखते हैं वो नैरो को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। तब अनोबी कहता है तो आखिरकार तुम लोग यहाँ पहुँच ही गए, पर आखिरकार आस्था कहाँ है? तब डाजू कहती है कोई हमारे रास्ते में आ गया था जिस वजह से हम उसे यहाँ नहीं ला पाए। तब कावी कहता है पर एक गुड न्यूज है कि अब वो काफी ज्यादा गहरी नींद में सोता रहेगा। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था को डॉक्टर ओवन के पास लेकर आया गया होता है। तब नोएल कहती है डॉक्टर, क्या आस्था जिंदा है? चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक है। पर आखिरकार ये इस तरह सो क्यों रहा है? क्या ये किसी की तरह के किसी स्पेल के अंडर है? आस्था किसी स्पेल की वजह से नहीं सो रहा है। तब गॉर्डन कहता है तो शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो चीज सच है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी मार्क्स को उठाकर वहाँ ले आते हैं। तब नोएल कहती है क्या आप अब बताएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे थे? तब कैप्टन यामी कहते हैं अब तुम ये मत कहना कि ये किसी स्लीपिंग पोशन की वजह से सो रहा है। तब ओवन कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है, पर ये पोशन सच में बहुत पावरफुल है और अगर ये थोड़े टाइम रेस्ट करेगा तो ये अपने आप होश में आ जाएगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं पर इससे एक चीज पता लग रही है कि वो इसे मारना नहीं चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने इसे सुला दिया। तब मार्क्स कहता है चलो फिर पता करें कि आखिरकार आस्था को हुआ क्या है। तब यहाँ घोष सिस्टर थेरेसा को पकड़ लेता है और कहता है ये तीसरी बार हो गया है जब मैरी खतरे में आई है। पहले तो इन लोगों ने इसे पकड़ लिया था, दूसरी बार मैजिक पार्लियामेंट वाले उसे उठाकर ले गए थे और अब ये हो गया है। ये सारी तुम्हारी गलती है बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब फिनरल उसे शांत रहने के लिए कहता है, पर वो फिर भी नहीं मान रहा होता। तब सिस्टर थेरेसा कहती है मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, पर शायद इस टाइम तुम्हें मुझे कोसने की जगह कुछ एक्शन लेना चाहिए। और तब नेजी को होश आ जाता है और घोष उसे पकड़कर मैरी के बारे में पूछने लगता है। तब नेजी कहता है कुछ मास्क्ड पर्सन जो कि खुद को डेविल बेनिशर कह रहे थे वो मैरी को उठाकर ले गए हैं। तब घोष कहता है आखिरकार वो लोग है कौन? तब नेजी कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन है, पर वो लोग कह रहे थे कि वो इस किंगडम को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आएंगे। और तब यहाँ मार्क्स आस्था की यादों से सारी इंफॉर्मेशन निकालता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं ये लोग तो उनकी ट्रिक में फंसकर उनके हाथ लग गए हैं। तब नोएल कहती है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो वो ज्यादा पावरफुल स्पेल यूज नहीं कर रहे थे और शायद उन्होंने ये इसलिए किया ताकि बाकी ब्लैक बुल्स उनके मैजिक को सेंस न कर ले। तब कैप्टन यामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं इन्होंने मेरे पीछे से मेरे बेस पर हमला किया है और ऊपर से मेरी स्क्वाड के एक मेंबर
को उठाकर भी ले गए हैं। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये लोग हैं कौन, पर अब मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। तब यहाँ हम देखते हैं नेजी की बात को सुनकर घोष को डबनाटियो का स्केल याद आता है और वो लोग उसके ऑफिस के दीवार को तोड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। तब डबनाटियो कहता है, लगता है ब्लैक बुल्स को पता ही नहीं है कि दरवाजों को खोला भी जा सकता है। तब घोष कहता है, आखिरकार मेरी बहन कहाँ है? तुमने फिर से उसे उठा लिया ना? तब डबनाटियो कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और अब जब तुम लोग यहाँ घुस ही आए हो तो तुम्हें इस बात की सजा तो मिलकर रहेगी। और तब वो अपने स्केल मैजिक से उन्हें जज करने लगता है और कहता है, तुम पहले भी जेल में जा चुके हो और लगता है मुझे तुम्हें दोबारा से भेजना होगा। और तब हम देखते हैं घोष का डुप्लीकेट डबनाटियो पर हमला कर देता है, जिस वजह से घोष का मैजिक दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। तब घोष कहता है, मैंने तुम्हारे मैजिक के बारे में पहले ही जान लिया है तो इसलिए ये इस बार मुझ पर काम नहीं करेगा। तब डबनाटियो कहता है, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। और तब वो अपने मैजिक से उन दोनों को झुका देता है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं दूसरी दीवार को तोड़कर कैप्टन यामी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, लगता है तुम्हें मेरे स्क्वाड के हर मेंबर से कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर है। और घोष, चाहे तुम डबनाटियो से जितनी मर्जी नफरत करते हो पर तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। और आखिरकार तुम मेरी गाड़ी को लेकर यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी वजह से मुझे अपना मैजिक यूज करके यहाँ आना पड़ा। तब फिंडल सोचता है, ये अभी भी मुझे अपनी गाड़ी ही समझते हैं। तब मार्क्स कहता है, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तब घोष कहता है, इसने मेरी बहन को किडनैप किया है। जिन लोगों ने उससे किडनैप किया था वो लोग कह रहे थे कि वो इस किंगडम के स्केल को अंधेरे से दोबारा उजाले में ले आएंगे और उन्होंने मास्क भी पहन रखे थे। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या उन्होंने सच में मास्क पहना हुआ था? तब घोष हाँ कहता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो उन्होंने नैरो के साथ साथ मैरी को भी उठा लिया है। तब घोष कहता है, तो तुम ही हो इन सब के पीछे। तब डबनाटियो कहता है, आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब घोष कहता है, आस्था, मैरी और नैरो पर हमला हुआ है और ये तीनों ही ट्रायल के लिए यहाँ बुलाए गए थे, तो इसमें पक्का तुम्हारा ही हाथ है। तब डबनाटियो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मार्क्स को अपनी मेमोरीज को सबको दिखाने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं डबनाटियो की मेमोरीज से उसकी बेगुनाही प्रूफ हो जाती है। तब डबनाटियो कहता है, अब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, पर अब जो तुमने किया है तुम्हें उसका भुगतान करना ही होगा। तब घोष कहता है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो पर उससे पहले मुझे मैरी को बचाना है। तब डबनाटियो कहता है, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, एक मिनट रुको, जिस आदमी के साथ तुम बहस कर रहे थे कहीं वो तो इन सब में शामिल नहीं है? पर तभी हम देखते हैं विजिट किंग मार्क्स को कांटेक्ट करते हैं और यामी और उसके ग्रुप को कुछ देखने के लिए कहते हैं। और हम देखते हैं कैप्टन नोजेल वहाँ आ जाते हैं और उन सभी को एक लोकेशन दिखाते हैं। तब विजिट किंग कहते हैं, क्या तुम्हें याद है कि हमने आस्था को एक ट्रैकर दिया था ताकि हम उस पर नजर रख सकें और वो ब्रेसलेट इस टाइम कॉमन रेल्म के एक विलेज में है। तब फिंडल कहता है, क्या किसी ने उसे छीन लिया है? तब कैप्टन यामी कहते हैं, उसके बारे में कुछ ही लोग जानते थे और सिर्फ नैरो ही थी जो उसे खोल सकती थी। तब कैप्टन नोजेल कहते हैं, तो इसका मतलब वही है जो उस ब्रेसलेट के जरिए हमें अपनी लोकेशन बता रही है। तब कैप्टन यामी और घोष फिंडल को उन्हें वहाँ लेकर जाने के लिए कहते हैं, पर फिंडल वहाँ कभी गया ही नहीं होता, जिस वजह से वो उन्हें वहाँ लेकर जाने से मना कर देता है। तब मार्क्स कहता है, ये शायद ट्रैप हो सकता है, तो क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? तब घोष कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कोई ट्रैप है या नहीं, पर हमारे पास बस यही एक क्लू है। तब कैप्टन यामी घोष की बात पर एग्री करते हैं। तब डबनाटियो कहता है, रुको जरा, अभी मुझे घोष को सजा भी देनी है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या तुम्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही है? तब विजिट किंग कहते हैं, मैंने ब्लैक बुल्स को नैरो पर नजर रखने के लिए कहा है और जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है उनका नाम भी डेविल वेनिशर्स है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे उन ग्रुप से निकाल लाओ और उस पर दोबारा से नजर रखो। और डबनाटियो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस जजमेंट को तब तक के लिए पोस्टपोन कर दो। तब डबनाटियो इस बात के लिए मान जाता है। तब विजिट किंग कहते हैं, और यामी, एक और बात याद रखना, मुझे पता है कि तुम्हें इस टाइम गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि तुम्हारा एक स्क्वाड मेंबर अभी गायब है, पर ये ट्रायल से अलग है और तुम जो भी करोगे उससे तुम्हारी स्क्वाड को खतरा भी हो सकता है। और तब वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब कैप्टन नोजेल भी उनके साथ चलते हैं। तब नोएल कहती है, आखिरकार तुम हमारे साथ क्यों चल रहे हो? तब कैप्टन नोजेल कहते हैं, अभी हमें डेविल के साथ लड़ना है, तो इसलिए इस टाइम सारे मैजिक नाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, थोड़ा सच बोलो, तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें बस अपनी छोटी बहन की चिंता है। तब कैप्टन नोजेल कहते हैं, अगर तुमने इसके बाद एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुमने अभी तो कहा था कि तुम किसी मैजिक नाइट को नहीं खो सकते, तो तुम मुझ पर कैसे हमला करोगे? और तब हम देखते हैं वो लोग उस विलेज में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वो विलेज द आई ऑफ मिडनाइट सन की वजह से तबाह हो चुका होता है। तब हम यहाँ देखते हैं उनका ट्रैकिंग सिस्टम बिगड़ने लगता है। तब यहाँ सियोना कहती है, मेरे पास जो मैजिक आइटम है इससे मैजिक को ट्रैक नहीं किया जा सकता। तब अनोबी कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है क्योंकि हमें यहाँ पर कोई नहीं
ढूंढ पाएगा। और तब वो विलेज के थोड़ी दूर उतर जाते हैं। तब फिनरल कहता है, क्या हमारे लिए इतनी दूर लैंड करना जरूरी था? तब नोएल कहती है, हम वहाँ पर बिना प्लान के हमला नहीं कर सकते, तो इसलिए हम पहले यहाँ पर उतरकर सभी चीजों को जांचेंगे। तब कैप्टन यामी गोश्त से उसकी सिस्टर की फोटो मांगते हैं ताकि वो सभी विलेजर्स से उसके बारे में पता लगा सकें। तब गोश्त कहता है, पर इन फोटोज का ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पर लोग कितने खतरनाक हैं, तो इसलिए विलेज में कोई अकेला नहीं जाएगा। और तब सभी लोग टीम बनाकर अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने चले जाते हैं। तब यहाँ कैप्टन यामी और फिनरल वहाँ पर ग्रेव्स को देखकर बहुत बुरा महसूस कर रहे होते हैं। और तब वहाँ उन्हें डाजू दिखाई देती है और इसे याद देखते हैं। डाजू अपने घर वालों के ग्रेव के पास बैठकर उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रही होती है। तब कैप्टन यामी और फिनरल वहाँ आ जाते हैं और उन ग्रेव्स को देखकर अफसोस जताने लगते हैं। तब फिनरल मैरी की फोटो दिखाकर डाजू से कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? और इसके साथ एक लड़की भी होगी जिसके सिर पर 2 सींग है। तब डाजू मना कर देती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो क्या तुमने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कि डेविल से नफरत करते हैं और उन्होंने अभी अभी एक ग्रुप बनाया है? क्या तुम्हें कोई ऐसे लोग भी पता है जो कि डेविल से नफरत ना करते हो? तुम्हारे कपड़ों से लग रहा है कि तुम एक मैजिक नाइट हो। जिस दिन वो हमला हुआ, मेरा पति और उसकी माँ उसमें मारी गई, तो आखिरकार तुम में से कोई भी हमारी मदद करने क्यों नहीं आया? उस टाइम हमारी तादाद बहुत कम थी और पूरे किंगडम में हमला हो चुका था। मैं माफी मांगता हूँ कि हम लोग तुम्हारी फैमिली को नहीं बचा सके। तब डाजू गुस्से में वहाँ से चली जाती है और यहाँ सभी लोग कैप्टन ओज़ेल और नोएल को देखकर सोच रहे होते हैं, ये तो रॉयल्स हैं, आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब नोएल एक एक करके सभी से नैरो और मैरी के बारे में पूछने लगती है। तभी एक पर्सन कहता है, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मेरा घर तबाह हो चुका है और मुझे उसे दोबारा से बनाना है, और ऊपर से हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। तब नोएल उसके पीछे जाने लगती है, पर कैप्टन ओज़ेल उसे रोक देते हैं और कहते हैं, यहाँ के लोग मैजिक नाइट से गुस्सा हैं क्योंकि कोई भी इनकी मदद करने नहीं आया है और हम इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि जब इन्हें जरूरत थी तब हम में से कोई भी इनकी मदद करने नहीं आ सका। तो अगर हम इनसे जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम इनसे कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा नहीं पाएंगे। और अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम नैरो और मैरी को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे पता है कि हमें चीजों को जल्दी करना है, पर इसका कोई फायदा नहीं है और एक ट्रू मैजिक नाइट हमेशा ऐसी सिचुएशंस में शांत रहता है। और अब जब ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं तो हमें शायद कुछ और ट्राई करना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं गोश्त पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है और इस चक्कर में एक लड़की को बहुत बुरी तरह डरा देता है। तब गॉर्डन जैसे उसे शांत करवाने जाता है, तब हम देखते हैं वो लड़की उसकी शक्ल को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। तब उसके फादर उन दोनों को उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। तब गोश्त जोर जोर से मैरी का नाम चिल्लाने लगता है और उसे एंजल कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है और अपने आप को एंजल समझकर अपनी तारीफ करने लगती है। तब डाजू ये सब कुछ देख रही होती है और वापस डॉक्टर के पास चली जाती है। और तब हम देखते हैं वो लोग अपने हाइड आउट में पहुँच जाते हैं। तब कावे कहता है, आखिरकार हम कब तक यहाँ पर छुपे रहेंगे? मुझे लगता है अब हमें इन दोनों को मार देना चाहिए। तब डाजू कहती है, इस टाइम हमारे सिर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। मैजिक नाइट्स इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। तब एक पर्सन कहता है, क्या उन्होंने हमें यहाँ पर ट्रैक कर लिया है? तब दूसरा पर्सन कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कावे के ट्रांसपेरेंसी मैजिक की वजह से हमें कोई ट्रैक नहीं कर सकता। तब कावे कहता है, पर लगता है उन्होंने किसी और तरीके से हमें ढूंढा है। और तब वो अपने मैजिक से आस्था के ब्रेसलेट को ढूंढ लेता है और कहता है, ये तो वही चीज है जो उस डेविल पोसेस्ड लड़के पर नजर रखने के लिए यूज की गई थी। आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? तब अनोभी उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर डाजू उसे रोक देती है। तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग वापस आ जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या किसी को कुछ नहीं मिला? तब नोएल मना कर देती है। तब कैप्टन ओज़ेल कहते हैं, मैं मैजिक को ट्रैक करने की भी कोशिश कर रहा हूँ पर मैं फिर भी टारगेट को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और हम उस ब्रेसलेट के सिग्नल को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। पता नहीं हम डेविल वैनिशर्स के इस मैजिक आइटम के ढूंढने से पहले उनकी लोकेशन ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। तब नोएल कहती है, अगर ऐसा हुआ तो हम और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी हम देखते हैं आस्था के ब्रेसलेट का सिग्नल मूव करने लगता है। तब फिनरल कहता है, क्या उन्होंने अपने डिफेंसेस को कमजोर कर दिया है? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे नहीं पता पर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तब कैप्टन ओज़ेल कहते हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि हम लोग विलेज में हैं, तो इसलिए शायद वो हमें डाइवर्ट करना चाहते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं और गोल्डन इस विलेज को और इन्वेस्टिगेट करेंगे और तुम सभी लोग जाकर इस लोकेशन को ट्रैक करो। तब कैप्टन ओज़ेल और उनकी टीम
वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ डाजू कहती है। हमारा प्लान काम कर रहा है और इससे हमें कुछ वक्त मिल जाएगा। तब सियोना कहती है। जब द आई ऑफ मिडनाइट सन ने अटैक किया था तब बहुत सारे मैजिक नाइट्स की बॉडी पर डेविल ने कब्जा कर लिया था, जिस वजह से उन्होंने किंगडम को तबाह कर दिया। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन मैजिक नाइट्स को सजा फिर भी मिलनी चाहिए। तब सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं। तब एक लड़की कहती है। उन्हें इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए और अब हमें उन्हें दिखाना चाहिए कि असली जस्टिस कहते किसे है। तब कावे कहता है। तुमने सही कहा, हमें यहाँ के लोगों के लिए खड़ा होना होगा और इस किंगडम में दोबारा से शांति लानी होगी। तो अब हमें जस्टिस के तौर पर इन दोनों डेविल्स के सर्वेंट्स की बलि दे देनी चाहिए। तब ओबनाई कहता है। तुमने बिल्कुल सही कहा और उसके बाद हम इनकी हड्डियों को सबके सामने शो करेंगे ताकि हम दुनिया को मैजिक नाइट्स की कमियों के बारे में बता सके। तब सियोना कहती है। हमें सभी को बताना होगा कि जिस किंगडम के मैजिक नाइट्स डेविल का साथ देते हैं उस किंगडम का कोई फ्यूचर नहीं होता है और अब डेविल वैनिशर्स ही हैं जो कि क्लोवर किंगडम में शांति लाएंगे और इसे प्रोटेक्ट करेंगे। तब डाजू कहती है। मेरे हिसाब से हमें इस टाइम इन लोगों को नहीं मारना चाहिए। मुझे भी तुम्हारे जैसा ही फील हो रहा है और मैं भी उन लोगों को माफ नहीं कर सकती जो कि डेविल का साथ दे रहे हैं। पर अगर हम इन लोगों को थोड़ी देर और बात कर रखेंगे तो शायद हम लोग इन दोनों का इस्तेमाल कर आस्था को यहाँ बुला सकते हैं और अगर हम इन तीनों को इकट्ठा मारेंगे तो इससे लोगों का डेविल वैनिशर्स पर और भी ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं और कावे कहता है। तुमने सही कहा, क्योंकि आस्था खुद एक डेविल है, तो इसलिए जब तक हम उसे नहीं मारेंगे तब तक हम इस दुनिया में जस्टिस नहीं ला पाएंगे। तब डाजू कहती है। तो हमें ये सोचना होगा कि हम आस्था को यहाँ कैसे ला सकते हैं। और तभी हम यहाँ देखते हैं कैप्टन नोज़ेल की टीम उस ब्रेसलेट का पीछा करते हुए एक टाउन में पहुँच जाती है, जहाँ वो लोग देखते हैं कि वो वाला ब्रेसलेट एक कौवे की गर्दन में होता है। तब फिनरल कहता है। यही तो हमारे पास एक क्लू था, अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं। चलो यामी और गोल्डन के पास वापस चलें और एक नया प्लान बनाएं। तब यहाँ डाजू कहती है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ काम करेगा? तब डॉक्टर कहती है। उस दिन से सब कुछ अपने आप काम कर रहा है। तब डाजू कहती है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है तो इसलिए थैंक यू। तब डॉक्टर कहती है। ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, अगर तुम मुझे कभी ना मिली होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तब डाजू कहती है। और अगर तुम ना होती तो मुझे इस दुनिया में निराशा के अलावा कुछ पता नहीं चलता और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था को होश आ जाता है और वो उठते ही नैरो को ढूंढने के लिए भागने लगता है। तभी कैप्टन यामी वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं। तुम्हें पहले पूछ लेना चाहिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब डॉक्टर ओवन कहते हैं। तुम्हारी बॉडी से मैंने अब ड्रग को निकाल दिया है तो अब तुम जा सकते हो। तब आस्था उन्हें थैंक यू कहकर कहता है। तो फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग उन डेविल बैनिशर्स ने नैरो और मैरी को उठा लिया है और तुम्हारी वजह से मैं बच पाया हूँ, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब नोएल कहती है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया है कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, बस वो लोग कुछ ज्यादा ही अजीब थे, काश मैं नैरो को भी बचा पाती। तब आस्था कहता है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो मैं उसे जरूर बचा लेता। तब कैप्टन यामी कहते हैं। अब इस पर रोने का कोई फायदा नहीं है और अब जब तुम ठीक हो तो तुम सभी लोग बेस वापस चले जाओ। तब आस्था कहता है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि मैं उन्हें ढूंढने जाऊँगा। तो कैप्टन यामी उसे पकड़कर कहते हैं। क्या तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है? हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, तो इसलिए हम उन्हें इस टाइम नहीं ढूंढ सकते। तब फिनरल कहता है। आखिरकार अब आप कहाँ जा रहे हैं कैप्टन यामी? कैप्टन्स को कभी कभी अपनी ड्यूटीज को निभाना होता है। और हाँ, मैंने वैसे तो गोश्त से बात कर ली है, पर अगर वो पागल हो जाए तो उसे अपनी ताकत से रोक देना और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कितनी हड्डियां टूटे, बस इस चीज का ध्यान रखना कि वो जिंदा रहे। तो कैप्टन यामी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं विज़र्ड किंग ने एक मीटिंग बुलाई होती है और वो कहते हैं। गोल्डन डॉन और एक्वाडियर इस टाइम बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं और कोरल पीकॉक्स और पर्पल ऑर्कस हाई प्रायोरिटी लोकेशंस को रिस्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर आज नहीं आ सकते। तो आज जो लोग यहाँ हैं हम उन्हीं के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। तब दमनाटियो कहता है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो कुछ हो रहा है उसमें इस चीज के हाई चांसेस हैं कि मेरा एक साथी इसमें मिला हुआ है, तो इसलिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं। इस टाइम सबसे पहले हमें उन दो लोगों को बचाना होगा। तब मार्क्स उसे अपने साथियों के बारे में बताने के लिए कहता है। तब दमनाटियो कहता है। पहला ये काबे है जो कि ट्रांसपेरेंसी मैजिक यूज करता है, जिससे वो अपने आप को और अपने आसपास
आसपास के लोगों को छुपा सकता है, पर ये पुराने पर्पल ऑर्कस के कैप्टन की जैसे अपने मैजिक को नहीं छुपा सकता। और दूसरा है ओबनॉय, जो कि बैरियर मैजिक को यूज करता है, जो कि अपनी हाइट से 5 टाइम बड़ा बैरियर को क्रिएट कर सकता है। और अगर कोई जबरदस्ती उस बैरियर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वो बैरियर फट जाता है। और तीसरी है सियोना, जो कि पेपर मैजिक यूज करती है और ये पेपर की थिकनेस और लेंथ को कंट्रोल कर सकती है। तब कैप्टन जैक कहते हैं, इन्हें तो मैं अभी काट दूंगा। तब मार्क्स कहता है, अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये लोग डेविल वेनिशर्स के साथ है या नहीं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, जब हमारे पास प्रूफ होगा तब तुम जितना मर्जी चाहे इन्हें काट सकते हो, पर पहले हमें ये ढूंढना होगा कि उन दोनों लड़कियों को कैसे बचाया जाए। तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं, नैरो एक आर्केन स्टेज की फाइटर है, जो कि डेविल के साथ लड़ने में हमारी बहुत मदद करने वाली है, इसलिए हम उसे नहीं खो सकते। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, वो दूसरी लड़की भी हमारे किंगडम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमें उन्हें बचाना ही होगा। तो कैप्टन यामी कैप्टन शार्लेट की तारीफ करते हैं, जिसे सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तो कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, चाहे आस्था पर धोखे से हमला किया गया हो, पर मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसे कुछ ऐसे लोगों ने हरा दिया जो कि लड़ भी नहीं सकते। तो कैप्टन यामी कहते हैं, ये इसलिए हुआ है क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा यूज किया है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। उन्होंने उस पर स्लीपिंग पोशन का इस्तेमाल किया था। आस्था उस टाइम ट्रेनिंग कर रहा था और उन लोगों ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया था। आस्था ने हमेशा लोगों से आमने सामने लड़ाई की है, तो इसलिए वो ऐसे अटैक के बारे में नहीं जानता है। तो कैप्टन नोज़ेल कहते हैं, इससे ये पता लगता है कि इन डेविल वेनिशर्स के पास कोई इंटेलिजेंट पर्सन है और उसी की मदद से उन्होंने उस मैजिक आइटम के जरिए हमें धोखा दिया है। तो कैप्टन जैक कहते हैं, अगर ये लोग अपने आप को डेविल वेनिशर्स कह रहे हैं तो क्या ये लोग डेविल को मारना चाहते हैं? और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इन लोगों ने अभी तक उन दोनों को मारा क्यों नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास ये करने का मौका तो जरूर ही होगा। तो डोनाटियो कहता है, अगर हम ये सोचें कि मेरे साथी इसमें इन्वॉल्व है, तो उन तीनों में से काबे ऐसा पर्सन है जिसे जस्टिस की बहुत आग लगी हुई है और वो द आई ऑफ मिडनाइट सन के इंसिडेंट के बाद से डेविल से और भी ज्यादा नफरत करने लगा है। और जब आस्था की एग्जीक्यूशन पोस्टपोन हुई थी तब भी उसने बहुत ज्यादा निराशा दिखाई थी। तो कैप्टन जैक कहते हैं, तो आखिरकार उन लोगों ने इन्हें मारा क्यों नहीं? तब डोनाटियो कहता है, अगर काबे उन लोगों को लीड कर रहा है तो वो असैसिनेशन की जगह उन लोगों को सबके सामने मारना चाहेगा, ताकि वो सबको दिखा सके कि जस्टिस हो रही है और इस तरह वो सभी लोगों को अपने साइड कर सकता है और अपनी जस्टिस को साबित कर सकता है। तो कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, तो अगर हम तुम्हारी बात मान ले तो इसका मतलब वो लोग अभी भी जिंदा हैं। तो कैप्टन नोज़ेल कहते हैं, अगर उन्होंने पब्लिक के सामने एग्जीक्यूशन की तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे सिटीजन्स उनके साथ होंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग किंगडम से नाराज हैं क्योंकि किंगडम उन्हें द आई ऑफ मिडनाइट सन के अटैक से बचा नहीं पाई। तो विज़र्ड किंग कहते हैं, वो अटैक सच में बहुत खतरनाक था और जब से पता लगा है कि वो सब कुछ एक डेविल ने किया था, तब से लोगों की नफरत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो मार्क्स कहता है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो विज़र्ड किंग कहते हैं, इस टाइम बाहर का खतरा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने किंगडम के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना होगा, जिस वजह से हमें डेविल वेनिशर्स की प्लानिंग को रोकना होगा। तो कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, अगर वो लोग पब्लिक एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो वो हमारे सामने जरूर आएंगे। तो कैप्टन यामी कहते हैं, तो सवाल ये उठता है कि जब वो लोग आएंगे तब हम लोग क्या करेंगे? तो विज़र्ड किंग कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ध्यान से आगे बढ़ो, पर फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और तब यहाँ एक सिटी की दीवार पर लिखा होता है कि आज शाम को 2 डेविल सर्वेंट्स को मार दिया जाएगा। मैरी और नैरो को होश आ जाता है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब नैरो सोचती है, इन्होंने हमारा मैजिक सील कर दिया है और जो मैजिकल आइटम जो मैंने आस्था से लिया था वो भी अब कहीं चला गया है। इस लड़की और मुझ में बस एक ही चीज कॉमन है कि हम पर डेविल्स के सर्वेंट होने का इल्जाम लगा था, तो शायद ये लोग हमारा किसी तरह फायदा उठाना चाहते हैं। तब यहाँ काबे कहता है, हम ये सब कुछ जस्टिस के लिए कर रहे हैं। तब डाजू कहती है, आपने सही कहा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इस दुनिया को उन डेविल के सर्वेंट से आजाद करवाएं जिन्होंने किंगडम में तबाही मचा रखी थी। और तब हम यहाँ देखते हैं उन डेविल सर्वेंट्स की एग्जीक्यूशन को देखने बहुत सारे लोग आए होते हैं और वो सभी लोग उन्हें मरता हुआ देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे होते हैं। तब गोश कहता है, आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब कुछ करने की? मैं उन सभी को मार डालूंगा। और हम देखते हैं सभी ब्लैक बुल्स चुपचाप वहाँ पर सब कुछ देख रहे होते हैं। और तब विज़र्ड किंग कैप्टन यामी से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, सारी स्क्वाड अपनी अपनी पोजीशन पर तैयार है। उन डेविल वेनिशर्स ने कहा है कि वो शाम को उन दोनों को एग्जीक्यूट करेंगे। हमें नहीं पता कि वो लोग कितने
कितने हैं, पर हमें बस इतना पता है कि वो लोग मैजिक के साथ साथ बहुत सारे ड्रग्स को भी यूज करेंगे। ये मिशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उन दोनों को बचाने के लिए वो सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। सिल्वर ईगल और क्रिम्सन लायंस उन दोनों को बचाने और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। ब्लू रोज नाइट और ग्रीन प्रेइंग मैंटिस आसपास नजर रखेंगे और उन दोनों होस्टेसेस को बचाने का जिम्मा ब्लैक बुल्स का है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ये बिल्कुल सही प्लान है, पर यहाँ पर एक ऐसा आदमी है जिसका इस प्लान से कोई लेना देना नहीं है। वो शायद यहाँ ये देखने आया है कि उसके साथी इसके पीछे है या नहीं, पर हम इसे अपनी मनमर्जी करने नहीं दे सकते। तब विजिट किंग कहते हैं, इस टाइम हमारा उन दोनों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या तुम्हें हमारा प्लान मंजूर है दमनाटियो? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे सबसे पहले कुछ कंफर्म करना है। अगर आस्था सबके सामने अपनी डेविल की पावर को यूज करेगा तो वो इससे सबको और भी ज्यादा मुसीबत में डाल देगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं, चिंता मत करो, वो अपनी डेविल पावर कभी यूज नहीं करेगा। तो अब स्क्वाड ध्यान से सुनो, आस्था और गोश को छोड़कर सभी लोग आसपास नजर रखो। हमारे दो साथियों की जान अब हम पर निर्भर कर रही है, तो इसलिए जरा ध्यान रखना। तब यहाँ मार्क्स कहता है, जैसे कि आपने कहा था वैसे और भी स्क्वाड्स और जगह पर नजर रखे हुए हैं। तब विजिट किंग कहते हैं, ये अच्छी बात है। हमें नहीं पता ये एग्जीक्यूशन सच भी है या नहीं, तो इसलिए हमें अलग अलग जगह पर नजर रखनी होगी ताकि कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हो। तो मार्क्स कहता है, हमें इस प्लान को सक्सेसफुल करना ही होगा, नहीं तो चीजें और भी बिगड़ सकती हैं। तुमने सही कहा, अब हमें मैजिक नाइट्स पर भरोसा रखना होगा। और तब हम यहाँ देखते हैं यूनो और उसकी स्क्वाड आसपास नजर रखी होती है। तब यहाँ हम देखते हैं लोग उन डेविल वेनिशर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं, इस काम के लिए हम मैजिक नाइट्स और मैजिक पार्लियामेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे असली शुभ चिंतक डेविल वेनिशर्स हैं। तब यहाँ फिनरल सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग इसी भीड़ के अंदर होंगे। तब यहाँ जोरा सोचता है, ये लोग जस्टिस के नाम पर पागल हो चुके हैं। क्या उन्होंने इन पर किसी तरह का कोई ड्रग यूज किया है? और तब हम देखते हैं जैसे ही वेनिसा पीछे हटती है वैसे ही दो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तब यहाँ घोष और आस्था जाने की बात कर रहे होते हैं, पर कैप्टन यामी उन्हें रोक देते हैं। तब कैप्टन ओजेल कहते हैं, उनके आने का टाइम हो चुका है, आखिरकार वो लोग है कहाँ? और तब हम देखते हैं टाइम पूरा हो जाता है पर वहाँ पर कोई नहीं आता। तभी दो पर्सन वेनिसा के पीछे पहुँच जाते हैं और उनमें से एक पर्सन कहता है, अगर तुम अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम वैसा ही करोगी जैसा हम चाहते हैं, और अगर तुमने कोई भी गलती की तो हम उन दोनों को पब्लिक में लाने से पहले ही मार देंगे, तो इसलिए हमारे साथ बाहर की तरफ चलो। तब वेनिसा सोचती है, वैसे तो ये पहले बताया गया था, पर फिर भी मुझे इनका मैजिक फेल नहीं हुआ। मुझे नहीं लगा था कि ये लोग ऐसे आ जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि बाकी लोग बिना मेरे ही उन दोनों को बचा लेंगे। और तब हम देखते हैं वो डेविल बेनिशर सबके सामने आ जाते हैं और मैरी और नैरो को भी साथ ले आते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग नारे लगाने लगते हैं। तब कैप्टन ओजेल कहते हैं, तो ये उन मैजिक आइटम की वजह से हो रहा है जिस वजह से हम इनके मैजिक को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, और सिर्फ उन तीनों ने ही मैजिक आइटम को पहन रखा है। तब कावे कहता है, इस लड़की के पास ये सिंग है जो कि इस बात का प्रूफ है कि इसने फॉरबिडन मैजिक को यूज किया है और डेविल को अपनी आत्मा को बेच दिया है, और जो इसके साथ लड़की है वो भी अपने भाई के साथ डेविल की सर्वेंट बन गई है, और इसका भाई तो पहले से ही क्रिमिनल है। हम लोग जानते हैं कि इन लोगों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को जख्मी किया है। और तब हम देखते हैं सभी लोग उन्हें मारने के लिए कहने लगते हैं। तब यहाँ मैजिक पार्लियामेंट का एक मेंबर कहता है, लॉर्ड डामनाटियो, अगर ये बैरियर स्पेल एक्सप्लोड हुई तो इससे बहुत सारे लोग जख्मी हो जाएंगे। तब डमनाटियो सोचता है, काबे, चाहे तुम्हें जस्टिस चाहिए पर तुम उसके लिए इतने सारे लोगों की जान कैसे खतरे में डाल सकते हो? तब कावे कहता है, पर हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, यहाँ पर एक लड़का है जिसे डेविल ने पोजेस किया हुआ है, और उसे हमें इन दोनों से ज्यादा नफरत करनी चाहिए, और उसका नाम है आस्था। हम लोग सबसे ज्यादा उसे मरता हुआ देखना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि वो यही है, और अगर तुम इस टाइम हमारे सामने आ जाते हो तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे। तो आखिरकार तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो तुम ये साबित कर रहे हो कि तुम सच में एक डेविल हो जिसे अपने दोस्तों की बिल्कुल परवाह नहीं है। तो नोएल सोचती है, आस्था कभी भी अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ेगा। तब कावे कहता है, तो अगर अब तुम सामने नहीं आने वाले तो हम इन दोनों को मार डालेंगे। और तभी हम देखते हैं आस्था सबके सामने आ जाता है और वो लोग उसे स्टेज पर बुलाते हैं। तो कैप्टन यामी सोचते हैं, आखिरकार वेनिसा कहाँ है? पर इस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसे ढूंढें। और तब हम देखते हैं आस्था के आने के बाद सभी लोग उसे किंगडम के डिस्ट्रक्शन के लिए ब्लेम करने लगते हैं और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कहने लगते हैं। तब आस्था कहता है, हम डेविल के लिए काम नहीं करते
हैं, पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता। और तब काबे आस्था से उसकी ग्रिमोर को मांगता है और कहता है, क्या हुआ? क्या इससे तुम्हारे प्लान में कोई खराबी आ गई? हमें पता है कि तुम अपने एंटी मैजिक से इस बैरियर को हटाना चाहते हो, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर मैं सब कुछ मान लूंगा तो क्या तुम नैरो और मैरी को जाने दोगे? जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। तो फिर उन दोनों से दूर हट जाओ और अपनी तलवारों को भी नीचे रख दो। तब काबे अपने साथियों को ऐसा करने के लिए कहता है और आस्था से उसकी ग्रिमोर को मांगता है। और तब हम देखते हैं काबे का ध्यान जैसे ही होस्टेज से हटता है, हम देखते हैं आस्था और बाकी ब्लैक बुल्स उसकी तरफ हमला कर देते हैं और आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस बैरियर को तोड़ देता है। और तब वो फिर से आस्था पर स्लीपिंग पोशन से हमला कर देते हैं, पर आस्था इस बार उससे बच जाता है। तब सियोना आस्था पर हमला कर देती है, पर आस्था उसके मैजिक को काट देता है। तब यहाँ फिनरल नैरो और मैरी को बचा रहा होता है, पर सियोना उसे देख लेती है और उस पर हमला कर देती है। तब लोक और मैग्ना भी वहाँ आ जाते हैं और तब हम देखते हैं इतने धमाकों को देखकर बाकी स्क्वाड्स भी वहाँ आने लगती है। और तब हम देखते हैं उन डेविल बैनिशर्स के साथ और लोग भी जुट जाते हैं और वो डेविल बैनिशर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो यहाँ कैप्टन यामी भीड़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते और तब हम देखते हैं वो लोग एक ड्रग से उन पर हमला कर देते हैं, जिससे चारों तरफ स्मोक हो जाती है। पर नोएल सबको बचा लेती है और कहती है, आखिरकार क्या हो रहा है? आखिरकार मैं अपने मैजिक को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? तो फिनरल के आने पर गोश पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैरी कहाँ है? आस्था उसके पीछे गया है। वैसे तो मैं भी उनके पीछे जाने वाला था, पर इस स्मोक की वजह से मेरी आई साइट और मैजिक दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। तो जोरा कहता है, यहाँ आसपास जो मैंने ट्रैप्स पे लगाए थे वो भी एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। लगता है ये स्मोक हमारे मैजिक को डिस्टर्ब कर रही है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर ये लोग ऐसे ही खेलना चाहते हैं तो इन्हें मैं कंट्रोल करता हूँ। और तब कैप्टन यामी उन पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं बाकी स्क्वाड भी वहाँ आ जाती है। तब यहाँ वेनेसा कहती है, आखिरकार तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब वो पर्सन कहता है, हमारा मिशन बस तुम्हें वहाँ से दूर ले जाना था, क्योंकि तुम्हारे मैजिक से तकदीर चेंज हो सकती है। पर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे दोस्त उन लोगों को बचा लेंगे। तो इसलिए अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी। तब वो लड़की कहती है, हम जानते हैं कि हम एक मैजिक नाइट को नहीं हरा सकते, और हम ये भी जानते हैं कि मैजिक नाइट किसी की भी मेमोरी को भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम इस मिशन के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं। और तब वो दोनों अपने आप को जला लेते हैं। तब यहाँ आस्था मैरी और नैरो को बचाते हुए एक कॉर्नर पर पहुँच जाता है, जहाँ डेविल बैनिशर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तब अनोबी कहता है, हम यही चाहते थे कि तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ जाओ, और तुमने वैसा ही किया। तब डाजू कहती है, अब अपनी ग्रिमोर यहाँ रखो, नहीं तो हम तुम्हारे दोस्तों को मार देंगे। तब आस्था कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, हम लोग यहाँ से जरूर वापस जाएंगे। तब कावे कहता है, पर आखिरकार तुम अपनी डेविल की पावर के बिना कैसे करोगे? और तब हम देखते हैं वो डॉक्टर आस्था को गिरफ्तार कर लेती है और वो वहाँ से जाने की बात करती है। तब कावे कहता है, हम लोग इन तीनों को यहीं खत्म करेंगे। मैंने मैजिक नाइट्स को कम समझा, पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इस बार तो हम लकी थे जो हम बच गए, पर अगली बार हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो ये हमारा आखिरी चांस है। और तब हम देखते हैं एक पर्सन कावे की तरफ तलवार कर कहता है, आखिरकार तुम इतने डरे हुए क्यों हो? और आस्था इसी चीज का फायदा उठाकर मैरी को वहाँ से बचा ले जाता है। तो सियोना कहती है, अब तुम इस हमले से नहीं बच पाओगे, और अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हारे पीछे वाली लड़की मारी जाएगी। और तब वो आस्था पर हमला कर देती है। पर हम देखते हैं यूनो आस्था को बचा लेता है और कहता है, तो तुम लोग हो वो डेविल बैनिशर्स। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम कहाँ से टपके? तब सिल्फ कहती है, हम लोग तो बस आसपास की जगहों पर नजर रख रहे थे, और ये तो बस एक कोइंसिडेंस है जो कि हम यहाँ पर मिल रहे हैं। तब क्लाउस कहता है, हम लोग मिशन से बाहर गए थे, तब कैप्टन विलियम ने हमें इधर उधर ध्यान रखने के लिए कहा। तब अनोबी भी उन पर हमला कर देता है, पर यूनो उसके हमले को काट देता है। तब डॉक्टर कहती है, अब हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा। तब वो वहाँ पर बॉम्ब फोड़ देती है, जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। तब आस्था कहता है, नैरो को छोड़ दो। तो डॉक्टर कहती है, तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो ये लड़की मारी जाएगी। तब हम देखते हैं यूनो अपनी हवा से उस स्मोक को हटा देता है। तब वो लोग अपने आसपास एक बैरियर बना देते हैं और गायब होने से पहले डाजू आस्था की ग्रिमोर उठा लेती है और कहती है, सब लोगों का कहना है कि 5 लीफ ग्रिमोर के अंदर डेविल रहता है, तो इसलिए हम इसे ले जा रहे हैं। और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब क्लाउस कहता है, उन्होंने आस्था की ग्रिमोर चुरा ली है, अब आस्था के पास कुछ नहीं बचा है। तब यूनो कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आस्था का मैजिक उसकी ग्रिमोर से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। तब क्लाउस कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तब आस्था कहता है, तुमने सही कहा, और अपने हाथों की हथकड़ियों को तोड़ देता है। तब आस्था कहता है, मेरा मैजिक कभी हार ना मानना है, तो इसलिए मैं नैरो और अपनी ग्रिमोर को वापस ला कर रहूंगा। तब यहाँ मैरी को हॉस्पिटल ले जाया
बुलाया गया होता है और घोष उससे मिलने आ जाता है और कहता है। तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकती मैरी, तो प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तब आशा कहता है, चिंता मत करो, डॉक्टर ओवन के हिसाब से ये सोरी है और कुछ टाइम में जाग जाएगी। तो इसका मतलब ये ठीक हो जाएगी। लगता है तुमने मुझ पर एक और एहसान कर दिया है। तब यहाँ डोनाटियो कहता है, आज ये कंफर्म हो गया है कि मेरे साथी इस पूरे कांड में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए मैं सबसे माफी मांगता हूँ। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुमने कहा था कि वो लोग जस्टिस चाहते हैं, पर उन्होंने सब लोगों को खतरे में डाल दिया था। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, लगता है वो लोग किसी के बहकावे में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। तब विजिट किंग कहते हैं, आस्था की ग्रिमोर चुराना किसी और का आइडिया है। तब यहाँ मार्क्स कुछ पकड़े हुए लोगों की मेमोरीज चेक कर रहा होता है, पर उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। और तब मैजिक पार्लियामेंट का एक मेंबर कम्युनिकेशन डिवाइस लेकर आता है, जिसपे काबे ने कांटेक्ट किया होता है। तब डोनाटियो कहता है, आखिरकार तुम कहाँ हो? तब काबे कहता है, वो सब कुछ झूठ था। वो लोग असल में डेविल को नहीं मारना चाहते हैं। सच्चाई तो ये है, वो लोग डेविल की पावर पाना चाहते हैं। ये लोग वो हैं जो कि डेविल की पूजा करते हैं और इनका नाम डेविल बिलीवर्स है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।